नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिजिक्स कोच अरुण प्रकाश गौड़ और मैं लेकर आया हूं आज के इस सेशन में सेंटर ऑफ मास का वन शॉट वीडियो। वो सारे इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स मैं आज आपको बताने वाला हूं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ द एन पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, केसेस ऑफ रिमूवल और सबसे लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफाइल। तो कनेक्टेड रहिए मेरे साथ में, मेरे चैनल को या आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एपीजी की दुनिया सिर्फ आपकी फिजिक्स को आसान बनाने के लिए है। तो आइए देखो बच्चों, सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम मैं आपको करवाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर खूब सारे डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस हैं m1, m2, m3, mn और ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन कोई सा भी पॉइंट हो सकता है और यहाँ से जो पार्टिकल है m1, इसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर है और इसका पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर है और इसका पोजीशन वेक्टर rn वेक्टर है। तो इस पूरे बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास अगर मैं यहाँ पर मानता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसके सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है, जो पोजीशन वेक्टर है, वो अगर rcm वेक्टर है तो rcm वेक्टर बराबर दिया जाता है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर, जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके लिए लिख दीजिए, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब यहाँ पे जो वेक्टर का जो साइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जो आरसीएम वेक्टर है, एक्चुअली कोई भी पोजीशन जो है वो 3 कोऑर्डिनेट से दी जाती है, XCM I कैप, YCM J कैप एंड ZCM K कैप। अब जैसे आपको XCM निकालना है तो आप लोग क्या करें, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। इनको एग्जैक्टली कैसे यूज करना है, आप जो मेरा प्रैक्टिस सेशंस है उनको जरूर देखना। तो यहाँ पे तो मैं सारे फॉर्मूले बता रहा हूँ जिससे आपका बढ़िया से रिवीजन हो जाए और मेरे प्रैक्टिस सेशंस को देख लेने के बाद में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे x1 x2 x3 लिखा है, यहाँ पे YCM में y1 y2 y3 और ZCM में ZCM इज इक्वल टू m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3। इस तरह से इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि जैसे आपको एक स्क्वायर दे दिया और बोला कि स्क्वायर के ऊपर यहाँ पे 4 अलग अलग मासेस रखे हुए हैं, तो अगर इस पॉइंट को ओरिजिन माना जाए तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो आप इनके मासेस असाइन कर दें m1, m2, m3 एंड m4 और इनके कोऑर्डिनेट असाइन कर दें कि हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने कितने, जैसे इसके x2 y2 है, जैसे इसके x3 y3 है, जैसे इसके x4 y4 है। ओके, तो ये है आपका n पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकालने का मेथड। दूसरा है सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम। अगर मासेस की संख्या n ना हो बल्कि केवल 2 ही हो, m1 और m2, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r हो और सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा, तो इस सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस अगर m1 से r1 है और m2 से अगर r2 है तो एक फॉर्मूला तो ये ध्यान में रखना है कि m1 r1 बराबर m2 r2 होता है। जो m1 इंटू r1 है वो m2 इंटू r2 के बराबर होता है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि r1 की वैल्यू पूछी जाती है कि m1 मास की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r, और r2 की वैल्यू पूछी जाए तो m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r। 1 के सामने 2 आता है और 2 के सामने 1 आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि m1 r1 बराबर m2 r2 है, मतलब mr इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो r इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m होता है। यहाँ से पता चलता है कि जो मास भारी होता है हमेशा सेंटर ऑफ मास उसके नजदीक होता है। तीसरी बात ये कि अगर दोनों मासेस बराबर हों तो सेंटर ऑफ मास दोनों के ठीक बीचों बीच होगा, बिल्कुल मिडिल के अंदर होगा। ये टू पार्टिकल सिस्टम के लिए आपको बातें ध्यान में रखनी है। तीसरा जो प्रोफाइल बनता है वो बनता है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आपको कोई भी कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, कोई डिस्क दे दी या फिर आपको कोई रोड दे दी, है ना, इसमें कंटिन्यूअसली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक एक पॉइंट ऐसे नहीं है कि भाई एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, पूरा एक ये ऑब्जेक्ट है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पर अगर ओरिजिन माना है और अगर ये आरसीएम है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं इसमें कि कोई छोटा सा मास का एलिमेंट है जिसकी वैल्यू dm है, और इसके लिए मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। तो उसके लिए अगर मेरे को XCM लिखना हो तो जैसे हम लोग m1 इंटू x1 करते थे ना, तो m1 की जगह ये मास dm और उसका जो कोऑर्डिनेट है वो मैंने लिख दिया। जैसे x कोऑर्डिनेट निकालना है तो यहाँ पे x लिख दिया, और m1
x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 सबको जोड़ते थे, उसके बजाय यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देते हैं और यहाँ पर नीचे मास लिख देते हैं dm और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो इंटीग्रेशन dm इंटू वाई अपॉन इंटीग्रेशन dm कर देते हैं। तो इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें आप लोग ध्यान रखना कि जब अगर मैं एक यूनिफॉर्म रोड लेता हूँ, जैसे मैंने यूनिफॉर्म रोड ले लिया, तो इस यूनिफॉर्म रोड का जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल बीच में आएगा, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिडिल में आएगा। लेकिन अगर ये यूनिफॉर्म रोड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सेंटर ऑफ मास किसी और जगह पर आएगा। तो ये एक फॉर्मूला है नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का। सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ रोड्स, अगर आपको रोड्स दे रखी हैं, जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया कि एक रोड ये वाली है और एक रोड ये वाली है, तो बताओ इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो इनके मास लिख दीजिए आप m1 और m2, और जो पूरी रोड है इसका जो सेंटर ऑफ मास है बिल्कुल मिडिल में मान लीजिए और इसके कोऑर्डिनेट असाइन कर दीजिए। इसका भी पूरा मास इसके सेंटर में मान लीजिए, उसको पॉइंट मास मान लीजिए और उसके कोऑर्डिनेट असाइन कर दीजिए। मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट आया x1 y1 और उसके कोऑर्डिनेट आया x2 y2। अब आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है मान लीजिए, तो ये आपका ओरिजिन है। तो सिंपल जो पार्टिकल्स के लिए फॉर्मूला होता था वो लगा दीजिए आप लोग। xcm बराबर निकालना हो तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 और इसी तरह से ycm। तो रोड का कोई क्वेश्चन आ जाए, यूनिफॉर्म रोड हो, तो सारा मास उसके सेंटर पे मान के उसको पॉइंट मास मान के आप लोग फॉर्मूला निकाल लीजिए। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर किसी सिस्टम में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कोई पार्टिकल्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, इनके मासेस m1 m2 m3 दिए हुए हैं, इनकी वेलोसिटीज v1 v2 v3 दी हुई हैं, और इनके पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी चाहिए, तो आप m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 जितने भी मासेस हैं डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 कर दीजिए। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो वेलोसिटीज हैं वो आपको वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखनी है। एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, खूब सारे अगर पार्टिकल्स हों और आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको बता रहा हूँ और मेरे प्रैक्टिस सेशन आप लोग जरूर से देख लेना। ये तो वो सारे फॉर्मूले एक बार के लिए मैं आपके सामने रिवाइज करवा रहा हूँ जिससे कि आपको बहुत आसानी रहेगी एग्जाम्स के अंदर। केसेस ऑफ रिमूवल, इसके अंदर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे एक बड़ी डिस्क है और एक बड़ी डिस्क में से हम लोगों ने एक छोटी डिस्क निकाल दी, तो जो बची हुई डिस्क है उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप लोग एक काम किया करें, एक फॉर्मूला होता है इसमें, सेंटर ऑफ मास जो है, जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो शेष रहा हिस्सा है, रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है m कंप्लीट। मतलब पूरा जो डिस्क है, जो पूरी डिस्क, अगर मैं पूरी डिस्क का मास लिखता हूं और पूरी डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट लिखता हूं, माइनस m रिमूव्ड, जो हिस्सा मैंने रिमूव किया उसका मास लिखो और जो हिस्सा रिमूव किया उसका कोऑर्डिनेट लिखो, अपॉन m कंप्लीट माइनस m रिमूव्ड। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा काम आता है। इसमें क्या होता है कि एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2D ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे डिस्क है, तो 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या होता है, मास इज प्रोपोर्शनल टू उसके एरिया क्या होता है, और 3D ऑब्जेक्ट्स जैसे गोला है, जैसे क्यूब है, इनके लिए मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि 2D ऑब्जेक्ट के लिए अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो RCM रिमेनिंग पोर्शन का, तो आप मास की जगह एरिया भी लिख सकते हो कि कंप्लीट का एरिया, कंप्लीट का कोऑर्डिनेट माइनस जो रिमूव किया हिस्सा उसका एरिया माइनस जो रिमूव्ड हिस्सा इनटू जो रिमूव्ड हिस्सा है उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, और कंप्लीट का एरिया माइनस रिमूव्ड का एरिया। इस तरह से 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर आप बात करते हो तो आप यहाँ पे एरिया की जगह वॉल्यूम लिख सकते हो, कंप्लीट का वॉल्यूम और कंप्लीट का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, रिमूव्ड का वॉल्यूम, जो रिमूव्ड हिस्सा है उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, कंप्लीट का वॉल्यूम माइनस रिमूव्ड पार्ट का वॉल्यूम। ओके, क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। मेन अभी मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, और जो सबसे खास बात है इसके अंदर वो है इसका लास्ट प्रोफाइल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफाइल, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड होता है कि अगर किसी सिस्टम पे लगने वाला टोटल फोर्स की वैल्यू 0 है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो हम लोग वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं, संवेग संरक्षण का नियम लगा सकते हैं। इसके अंदर कुछ बातें फॉलो होती हैं, वो ये है कि m1 x1 बराबर m2 x2, ये फॉर्मूला सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम में आता है। एक बात कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूं। दूसरी बात ये कि हमेशा इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स,
बाएं बल की अनुपस्थिति में जो पाथ होता है, पाथ एंड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स अनचेंज्ड। कि अगर आपको दे दिया कि किसी सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है ना, तो सेंटर ऑफ मास का पाथ चेंज नहीं होता। जैसे भाई मान लीजिए आपको बोला गया कि एक तोप से गोला छोड़ा गया, ये गोला जब ऊपर गया तो उसमें विस्फोट हुआ और इस गोले के बहुत सारे टुकड़े हो गए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, ओके, देन बहुत सारे टुकड़े हो गए। कितने टुकड़े हो जाएं, इन सभी टुकड़ों का जो सेंटर ऑफ मास है, मान लीजिए ये 2 टुकड़े हुए, इनका जो सेंटर ऑफ मास है अभी यहाँ है, फिर ये टुकड़ा यहाँ गया, ये टुकड़ा यहाँ गया, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ये टुकड़ा यहाँ गया, ये टुकड़ा यहाँ गया, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, और फाइनली सेंटर ऑफ मास यहाँ होता है। मतलब कितने ही टुकड़े हो जाएं बच्चों, एक बात का ध्यान रखना कि सेंटर ऑफ मास का जो पाथ होता है वो चेंज नहीं होता है। अभी भी सेंटर ऑफ मास वहीं गिरेगा जहां पे ये पूरा गोला गिरता, अगर ये टूटता, अगर ये फटता नहीं तो सेंटर ऑफ मास का पाथ अनचेंज रहता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं कि जैसे ये एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है, इसके ऊपर एक छोटा मास m रख दिया और इसका मास कैपिटल M है, तो और नीचे सारी सरफेसेस स्मूथ है, तो जब ये स्मॉल m नीचे पहुंच जाएगा तो कैपिटल M कहाँ होगा, या जब ये स्मॉल m बिल्कुल नीचे पहुंच जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग हमेशा m1 x1 = m2 x2 लगाएं। आप ये मान लीजिए कि सबसे पहले जो भारी वाला मास है वो रुका हुआ है, और ये जो हल्का वाला मास है, ये जो मोशन कर रहा है, इसके लिए इक्वेशन लिखो। तो इसका मास तो है m और जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो x1। फिर जब आप इसको छोड़ दोगे तो ये जैसे ही नीचे की तरफ आएगा तो ये पूरा का पूरा जो मास है इस तरफ जाएगा, जब पूरा का पूरा मास इस तरफ जाएगा तो इसका मास हो जाएगा m + m, और ये इस तरफ r डिस्टेंस पर आया है तो ये मैंने r लिख दिया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट इतना आ गया। ओके, तो फिर भी ये मैंने आपको मेन मोटी मोटी बातें बताई हैं, लेकिन इसके ऊपर अगर आप मेरा प्रैक्टिस सेशंस भी ज्वाइन कर लेंगे एक, तो मैं बता रहा हूँ सोने पे सुहागा हो जाएगा और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत शानदार हो जाएगी। मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ, एपीजी की दुनिया आपके लिए हमेशा हाजिर है। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों तक अपनी बात और अपनी मेहनत को जरूर पहुंचाइए। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, एंड गॉड ब्लेस यू।